हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स बहुत डिटेल में किया था। और आज हमें क्या करना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कूलम लॉ है वो कितने चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है? फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ओनली। जब हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं एंड मैनी मोर, कितने भी हो सकते हैं, वहाँ क्या होता है? कूलम लॉ अकेला वैलिड नहीं होता। उसको यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो नीट IIT एंड एम्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कूलम लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 2 कंसेप्ट का यूज़ करवाते हैं। द नेक्स्ट वन, आज हम जो डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, आज हम क्या करेंगे? सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करती है और ऐसा ही क्यों करती हैं। ठीक है, डिटेल में देखेंगे हम। सो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Qn। हमारे पास n पॉइंट चार्जेस हैं। अब बच्चों, हम n चार्जेस तो यहाँ बना नहीं सकते। अगर बना भी लेंगे तो पिक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हमें ये समझ नहीं आएगा किस फोर्स का क्या डायरेक्शन है। सो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम 3 चार्जेस ले लेते हैं। ओके, Q1, Q2, Q3। मैंने प्लस के लिए हैं, आप माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले सकते हैं। ये पॉइंट P है। क्या है पॉइंट P? हमने इस पॉइंट पर क्या डिटरमाइन करना है? इन 3 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, चार्जेस कितने हैं? मोर देन 2। इट मीन्स कूलम लॉ प्लस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फाइन। ओके, देखो, पॉइंट P का डिस्टेंस Q1 से कम है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या होता है वो? R² के इन्वर्सली वेरी करता है। सो R1P कम है। जो वैल्यू R का कम होगा तो उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मैंने जो ये वेक्टर बनाया है बच्चों, बड़ा बनाया है। देखो, R2P डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसलिए मैंने इस वेक्टर को छोटा कर दिया इससे। अब हम चलते R3P, ये डिस्टेंस और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वेक्टर को छोटा बनाया। सो मैंने बच्चों आपको बताया था क्या, कि फिजिक्स में डायग्राम ऐसे ही नहीं बने होते कि कोई लाइन इधर जा रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। ठीक है, हर एक बारीकी को समझना है। देखते हैं बच्चों होता है क्या। हमने यहाँ क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ बना दिया, इस वेक्टर को भी यहाँ बना देते हैं कि सर ये क्या किया, वेक्टर तो यहाँ है, ये कैसे बना दिए बच्चों? देखते हैं। ये वेक्टर कौन सा है बच्चों? E2P। ये कौन सा है बच्चों? E3P। देखो, वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यहाँ उसका यूज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों वो? अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस और डिस्प्लेस एनीवेयर इन द स्पेस प्रोवाइडेड उसकी डायरेक्शन सेम रहे और उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे। अगर हम इन दोनों कंडीशनों को सेम रखते हैं तो वेक्टर को स्पेस में कहीं भी ट्रांसलेट किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेस किया जा सकता है। देख लेते हैं, E2P डायरेक्शन ये है, अब भी डायरेक्शन वैसा ही है, इतना इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी उतना ही मैग्नीट्यूड है, सेम। ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, मैग्नीट्यूड भी इतना ही है। तो हम यहाँ किसका यूज़ कर रहे हैं? वेक्टर की प्रॉपर्टी का। देखो, E1P, E2P, E3P। अब हम डिटरमाइन क्या करना चाहते हैं बच्चों? क्या डिटरमाइन करना हमें? P पॉइंट पर
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो क्या होगा बच्चों? ई टोटल क्या होगा? E1 P प्लस E2 P प्लस 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 ENP। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हमने कितने चार्जेस लिए हैं बच्चों? Q1 Q2 Qn। अब हम देखते हैं क्या होगा। देखो, हमने एक वेक्टर के बारे में एक डेफिनेशन को किया है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलेंगे? विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फाइन, यहाँ तक ठीक है बच्चों, बट कंप्लीट नहीं है। उसे आगे एक लाइन और जोड़नी पड़ती है कि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, बट वेक्टर क्वांटिटी हैज़ टू फॉलो सम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन से लॉ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कैसे होते हैं, क्या होता है? 11th क्लास में वेक्टर्स के चैप्टर में आता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बहुत जल्दी मैं वेक्टर्स का चैप्टर करवाऊंगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। सो हम रिजल्टेंट वेक्टर बना देते, क्या होगा? दैट इज योर ई टोटल। फाइन, दिस इज द पिक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बच्चों? के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या होता है अपने पास? मैग्नीट्यूड। ये उसकी डायरेक्शन लिख देते हैं। चार्ज Q1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 R1P स्क्वायर R1P यूनिट वेक्टर। कोई डाउट है? नहीं है। के Q2 R2P स्क्वायर R2P कैप। कोई डाउट है? नहीं बच्चों। प्लस डॉट 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 ENP लिख लेते हैं। KQN डिवाइडेड बाय RNP स्क्वायर RNP कैप। यहाँ तक हमने कर लिया। देखते हैं, K की वैल्यू सब में है, कॉमन करो। K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? E टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। क्या ये रह गया इस पार्ट में? देखो, Q1 Q2 Qn। सो हम क्या लिख सकते हैं? QI। R1P P सेम है तो सेम रख लो। IP स्क्वायर सिमिलरली IP। सभी को ऐड किया है तो समेशन का साइन, दो साइन यूज होते हैं बच्चों, एक ये होता है और एक ये होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? प्लस, और इसका मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। सो यहां प्लस है बच्चों, ठीक है। देखो, I का वैल्यू कहां से कहां चलता है? 1 2 अप टू n। सो वी कैन राइट I रनिंग फ्रॉम 1 to n। So this is your total electric field due to system of n charges। ठीक है, हमने क्या कर लिया यहाँ पर? किसका यूज किया है बच्चों? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। हम आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट समझना हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती क्या हैं, क्या रिजेम्बलेंस है, सब कुछ देखेंगे बच्चों। आराम से देखते रहना है, समझते रहना है। आज हम सिर्फ क्या करेंगे? कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि कंसेप्ट है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि आया कहाँ से है, क्यों बनाया गया है, देखते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक का मीनिंग हमें पता ही है और फील्ड लाइंस यहां पे नया डेवलप हुआ है। ठीक है, हम इसको एक वर्ड से और जानते हैं, क्या? लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत बार मिलेगा, बट बच्चों ये कंफ्यूजिंग होता है। कहाँ कंफ्यूजन होता है हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों?
बहुत बार देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हम सिंपली इसको बोल सकते हैं, क्या है बच्चों ये? इट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मींस जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, क्या बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। जो हमने ये मैथमेटिकली लिखा है, इसी का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों को रिलेट भी करेंगे, आखिर में आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों बोला गया। यही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखते हैं बच्चों, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो, मैं इस लाइन को एक बार रफ कर देता हूं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो बच्चों, ये क्या हमारे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्या बनाएगा? अपना फील्ड बनाएगा। सो हुआ क्या, देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी एक पॉइंट होगा। बना लेते हैं हमें इस पे क्या बनाना है और ऐसा ही क्यों बना रहे हैं, देखते हैं। इस पॉइंट पर इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं? P Q R S। अब हम क्या करते हैं, इसी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर देख लेते हैं, इस पॉइंट पर देख लेते हैं, इस पॉइंट पर देख लेते हैं और इस पॉइंट पर देख लेते हैं। बच्चों बना देते हैं हम इसको भी। क्या होगा? दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वे, दिस वे। इस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं? P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश। बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है? डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। देखो, मैंने बार बार बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एनी वेक्टर क्वांटिटी E, जो ये लेंथ होता है बच्चों इस वेक्टर का, ये क्या बताता है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और ये क्या देता है हमें? डायरेक्शन। सो देखो, पॉइंट P इस चार्ज के बहुत नज़दीक है, ज़्यादा नज़दीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, कि डिस्टेंस हमारे पास P पॉइंट का डिस्टेंस Q चार्ज से क्या है? बहुत कम है। ठीक है, और P डैश पॉइंट का जो वैल्यू है वो देखो कितना है बच्चों? ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किससे बड़ा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डैश। कोई डाउट है? नहीं। और हमें रिप्रेजेंट भी कर दिया है, इस वेक्टर का जो लेंथ है वो बड़ा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और इस वेक्टर का लेंथ कम है, इट मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो कम है। ऐसा ही यहाँ, ऐसा ही यहाँ। ये पिक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हुआ क्या। एक स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, सर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हम इतना वो कर रहे हैं, डायरेक्ट एरो बना देते हैं। डायरेक्ट एरो बना दिया। क्या हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट P डैश कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, कहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आ रहा था इस वेक्टर का जो लेंथ है वो बड़ा है, इस वेक्टर का लेंथ छोटा है। बट अब तो ये हमने एक लाइन बना दी। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला, सो क्या ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ख़त्म हो गया? नहीं।
हमने तरीका बदल दिया। वो तरीका देखना है क्या किया है, ठीक है, हमने वे बदल दिया उसका। हमने एक टर्म को डेवलप किया। किस टर्म को बनाया बच्चों? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए? इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। वे बदल दिया है बट इंफॉर्मेशन हमें अब भी मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर स्क्वायर से वेरी करता है। मीन्स जो पॉइंट इस चार्ज के नज़दीक होगा, मीन्स आर का वैल्यू कम होगा। देखो बच्चों, आप बना सकते हो, हम बना सकते हैं ना, यहाँ पे आसानी से बना सकते हो। देखो ये डिस्टेंस है आर पी, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है आर पी डैश। कौन सा वैल्यू छोटा है? आर पी। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश। पता लग गया। बट ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की बात कर रहा है। फील्ड लाइंस तो ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के बारे में हमें समझना है। अब कोई एक स्टूडेंट आया, हमें कुछ आइडिया तो मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ कम होगा। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया बच्चों? उसने किया कि और लाइंस बना दी उसने बहुत सारी। आप भी बना सकते हो। कितनी भी लाइन बना सकते हो। हमारा कोई एंड है इस लाइन का? बताओ बच्चों, क्या हम फिक्स नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं या कितनी भी लाइन बनाएं? मन मर्जी है आपकी, बिकॉज यहां पर कितनी लाइंस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितनी भी लाइन बना सकते हैं। सो बच्चों, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या होता है कि लाइंस हैं जो हमारे पास कितनी क्लोज हैं और कितनी स्पेसियस हैं। देखते हैं यहां पर, देखो हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, यहां से देखो, ठीक है, और ऐसा ही डायग्राम हम यहां बना लेते हैं। देखो हुआ क्या, यहां से जितनी लाइन क्रॉस हो रही हैं 1 2 3 4, क्योंकि लाइनें बहुत पास पास हैं, क्लोजनेस है। और यहां कितनी गई हैं? 1 2। सो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, और हम कह सकते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है, किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा और किस पॉइंट पर कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से और भी लाइंस जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और जाएंगी, और लाइनें जाएंगी। सो इस पी पॉइंट पर, कहाँ? इस पी पॉइंट पर हमने ये बनाया, इतनी लाइनें गई। पी डैश पॉइंट पर ये बनाया, कितनी लाइनें गई? कम लाइनें गई। तो पता लग रहा है ना आपको, जितनी लाइंस, कौन सी? फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी, वहां फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और जो पॉइंट अवे है, या हम बोल सकते हैं जहां लाइंस के बीच में वेल सेपरेशन होगा, उनके बीच में कुछ दूरियां बढ़ जाएंगी, तो वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ लाइंस कितना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, जो क्या हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए? इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस विच इज इंपॉर्टेंट।
यहाँ हमने रिलेटिव वर्ड यूज़ किया डेंसिटी के साथ। रिलेटिव कैसे कि दो पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं। अब हमें रिलेट तो करना है ना। अब हम बोल देंगे कि यहाँ लाइन, फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो 3 मार्कर हैं, ध्यान से देखना इसे। मान लेते इनका जो बॉटम है यहाँ से हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा। ऐसे बना दिया इसने फील्ड लाइंस। देखो स्पेस कहाँ पे कम है लाइंस के बीच में, इस पॉइंट पर, और यहाँ पे स्पेस क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सो यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ है। रिलेटिव डेंसिटी का हम सिंपल मीनिंग क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्लोजनेस। यही रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग होता है, क्लोजनेस कितना है। ये पिक्चर कैसा है हमारे पास, 2D। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, क्या हम 2D में रहते हैं, नो 3D। सो हम यहाँ 3D में इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। देखते हैं बच्चों क्या होगा। हमने 2D में एक एंगल के बारे में सुना है बच्चों, कौन सा एंगल होता है, प्लेन एंगल। क्या आपने सॉलिड एंगल के बारे में भी सुना है, डेफिनेटली सुना होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। ठीक है, मैं यहां भी बताऊंगा, बट डिटेल देखना है तो आप वहां जाके चेक करें। आपका नज़रिया ही बदल जाएगा कि सॉलिड एंगल ऐसा होता है और ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को बड़े प्यार से देखना है। ठीक है, हमने बना लिया। देखते हैं क्या बना रहे हैं, ऐसा ही क्यों बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, कोई प्लस क्यू चार्ज होगा जो अपना ऐसे फील्ड लाइंस बना रहा है। ये क्या है, 3D। ये किससे रिलेट कर लेना है आपको, सॉफ्टी से रिलेट करना है। ठीक है, सॉफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बोलना नहीं है सॉफ्टी को। दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2। सो बच्चों एक बात देखिए, सॉफ्टी कैसा होगा आपका, ऐसा ही कुछ होगा ना। नीचे से ऐसे होता है, ऊपर से सॉफ्टी ऐसा होता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इसको कट किया। सो जो ऊपर हमें एक सरफेस नजर आएगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सो बनाओ यहां पे। ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दिया। एक एरिया यहां भी बना लेते हैं। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, सर्कुलर होगा। ऐसे समझ सकते हो, बार बार मैं बता रहा हूं कैसे, कि ये आपके पास एक सॉफ्टी है, इसको मैंने यहां से ऐसे कट किया। सो जो ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है, देखो तो ये 3D है, तो यहाँ एक एंगल बनेगा। उस एंगल को क्या नाम देंगे, डेल्टा ओमेगा। यही क्या होता है बच्चों आपका, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बच्चों मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के बारे में वीडियो देखने को, कि ये रेडियस ऐसा ही क्यों लिखा, रेडियस क्यों लिखा, ये सरफेस एरिया क्या है, वहां जाके आप अच्छे से देखना। ठीक है, हम यहां सिर्फ इस कंसेप्ट को करते हैं। सो डेल्टा एस के बारे में हमने क्या जाना, इट इज इक्वल टू सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास यहाँ, डेल्टा एस। सो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा। डेल्टा S1 दैट इज डेल्टा S1
दैट इज डेल्टा S2। सो डेल्टा S1 किसके इक्वल होगा बच्चों? हम मान लेते हैं P1 का डिस्टेंस क्या है R1, दैट इज OP1। P2 का डिस्टेंस क्या है बच्चों? R2, दैट इज OP2। सो डेल्टा S1 मीन्स यहाँ 1 यहाँ 1, R1 स्केयर डेल्टा ओमेगा। फाइन। अगर हमें डेल्टा S2 लिखना है तो डेल्टा S2 क्या होगा? R2 स्केयर डेल्टा ओमेगा। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। R2 स्केयर डेल्टा ओमेगा। हमने यहां तक कर लिया बच्चों। देखो, हम यहां पर एक चीज फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों क्योंकि हमने वहां लिख लिया इसके बारे में। देखो, जो ये एरिया है डेल्टा S1 और जो ये एरिया है डेल्टा S2, यहां की पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। दोनों ही क्या है? सरफेस एरिया है। ये इनका वैल्यू है। ये बड़ा सरफेस एरिया है, ये छोटा सरफेस एरिया है। बट नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गई हैं? 8। यहाँ चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8। सो यही बच्चों ब्यूटी है फिजिक्स की कि सरफेस एरिया ये बड़ा है और ये छोटा है, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों से क्या गई हैं? सेम गई हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। सो बच्चों यहाँ क्या फैक्टर है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो कांस्टेंट हैं, बट ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कम है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें एक लाइन पता है ना, बार बार लिख रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है कैसे वेरी करता है, दिस वे। एक बार और बोल देते हैं बच्चों, दोनों सरफेस एरिया अलग अलग हैं, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों में से कितनी गई हैं? सेम गई हैं, मतलब कांस्टेंट है। तो अब आप कैसे बताओगे कि P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रेंथ कम है? वही प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सी? रिलेटिव डेंसिटी। इसी से बताएंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इसीलिए तो ये कंसेप्ट पिक्चर में आया था हमारे पास। जो फैराडे थे वो इसी कंसेप्ट को लेके आए थे। देखो हुआ क्या, यहां पर लाइन के बारे में देख सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या था? क्लोजनेस। यहां पर लाइन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और यहां लाइंस में सेपरेशन बढ़ गया। इसी वजह से उसने क्या कहा कि जहां पर लाइन बहुत ज्यादा क्लोज हैं वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि हमने जो कंसेप्ट किए हैं उस कंसेप्ट को मेंटेन रहना पड़ेगा। आप कुछ भी बना सकते हो बट कंसेप्ट तो वैलिड होने चाहिए। यहां पर सब कुछ वैलिड हुआ। हम एक बार और रिलेट करेंगे। किसको रिलेट करेंगे बच्चों? ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। अब हम रिलेट करेंगे किस पार्ट को? जो हमने मैथमेटिकली लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इन्वर्सली वेरी करता है आर स्क्वायर के, वो हम डिटरमाइन किससे करेंगे? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से। वो देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, लेट यहां कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं? 8। हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ लाइंस हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है। सो हम यहां क्या डिटरमाइन करते हैं बच्चों? द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर्स होगा किसके? फील्ड लाइंस के। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। द नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइन? फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? जो एरिया परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइंस के। आर एन अपॉन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स एंड एन अपॉन R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। बच्चों ध्यान से देखना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा S1 डेल्टा S2 एट पॉइंट्स P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। बच्चों इस बात को अभी से समझ जाओ, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे वहाँ यही कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, कि जो हम आइडियली कंसेप्ट बना रहे हैं वहाँ पर जो एरिया लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो एरिया क्या है? परपेंडिकुलर्स है फील्ड लाइंस के। अदरवाइज जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे IIT नीट लेवल के, वहाँ एरिया जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, हम निकाल लेंगे। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे की बातें हैं। देखो बच्चों, हमें ये मालूम है कहाँ से? मैथमेटिक्स से, फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमें ये मालूम है, हम इससे भी यही निकालेंगे। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो एट पॉइंट P1 एट पॉइंट P2, ये हमने दो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। n दोनों में सेम है, सेम है। 8 लाइन यहाँ से गई हैं, 8 लाइंस यहाँ से गई हैं, ये तो दोनों में सेम है। तो P1 P2 पर फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो तो नहीं पता लग सकता, क्योंकि फील्ड लाइन तो सेम है। अब हम देखते हैं, डेल्टा ओमेगा यहाँ है, डेल्टा ओमेगा यहाँ है, कि जो इस सरफेस ने प्लस क्यू है, जो मान लेते पोजीशन O पर है, यहाँ पर जो एंगल बनाया वो इसने भी उतना ही बनाया और इस सरफेस ने भी उतना ही सॉलिड एंगल बनाया। सो यहाँ से भी नहीं बता सकते कि P1 P2 पर फील्ड अलग अलग होगा या सेम होगा। सो बच्चों क्या बच गया? R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। सो यहाँ से भी हमें एक ही बात पता लगी है बच्चों, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कैसे वेरी कर रहा है? R1 स्क्वायर, और यहाँ क्या हो सकता है? R2 स्क्वायर। बात वही आई जो हमें मैथमेटिक्स ने बताई थी, जो हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहाँ से भी क्या रिजल्ट आए? वही रिजल्ट आए बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल सम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो यही आया, तो हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो बच्चों आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, इस कंसेप्ट को अच्छे से करना है। कल हम इसकी क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने कंसेप्ट को समझा है कि जो मैथमेटिक्स ने बताया था और जो हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से फाउंड आउट किया है, वो दोनों क्या हैं? सेम है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बच्चों पढ़ते रहिए, जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। सभी के सपने पूरे करने में आप ही रोल प्ले कर सकते हैं। यू आर द गेम चेंजर, यू आर द जीनियस माइंड। ठीक है, पैसे वेस्ट मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ करवाया जाएगा, एक एक पार्ट करवाया जाएगा, एक एक न्यूमेरिकल्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है क्लास? सो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।